everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 history students, I hope आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अभी हम जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारे चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड के। सो सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन को आपको चेक करना है। एंड साथ ही के साथ अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने और बाकी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कर सकते हो। और सभी चैप्टर्स के नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से जाके आप नोट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। एंड अभी हम ना बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं जिससे हमारा थोड़ा सा चैप्टर को रिवीजन होता रहे। आगे फिर हम अपने जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर द मोस्ट पावरफुल इन द नॉर्थ बंगाल। तो नॉर्थ बंगाल में सबसे पावरफुल कौन थे? जोतदास वर द मोस्ट पावरफुल। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन भी बनेगा दैट व्हाई जोतदास वर मोर पावरफुल देन द जमींदार्स इन द विलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फिफ्थ रिपोर्ट सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो 1813 AD, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्हाई डिड फ्रांस बुचनन ट्रैवल। ठीक है, कहाँ ट्रैवल करा था उन्होंने? वेयर डिड? तो बुचनन ट्रैवल थ्रू द राजमहल हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्क डिड द पहाड़ीज डू। पहाड़ीज क्या काम करते थे? दे वर हंटर्स, दे वर शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फूड गैदरर्स, चाको प्रोड्यूसर्स एंड द सिल्क वॉर्म रेयरर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ब्रिटिश इनकरेज क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। ब्रिटिशर्स क्यों इनकरेज करते थे कि फॉरेस्ट को क्लियर कर देना चाहिए? क्योंकि गाइस इन्हें टैक्स लेना था। ठीक है, तो ये चाहते थे कि फॉरेस्ट क्लियर हो, कल्टिवेशन एरिया ज्यादा हो, क्योंकि कल्टिवेशन एरिया पे ये क्या लीव कर सकते हैं? टैक्स लीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड जोतदार्स वर मोर पावरफुल इन विलेजेस देन द जमींदार्स। तो ये इंपॉर्टेंट है दैट जोतदार क्यों विलेजेस में ज्यादा पावरफुल थे देन द जमींदार्स। क्योंकि गाइस जमींदार जो थे अर्बन एरिया यानी कि शहरों में रहते थे, वहीं पे जोतदार जो थे वो डायरेक्ट विलेजेस में रहते थे, तो उनका विलेजेस के ऊपर ज्यादा अच्छा कंट्रोल था। और जब भी कोई वो होता था, ऑक्शन होता था जमीन का, तो वो जो थे ये सारे जोतदार जो है उसको खरीद लेते थे, तो इसलिए ये ज्यादा पावरफुल थे विलेजेस में। ठीक है, जमीनें भी इनके पास हो जाती थी, विलेजेस से भी डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, तो ये ज्यादा पावरफुल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फिफ्थ रिपोर्ट सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कब सबमिट करी गई थी एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो फिफ्थ रिपोर्ट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 1813 को सबमिट करी गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, उसके ऊपर ये रिपोर्ट बनाई गई थी। एंड इट प्रूव्ड हेल्पफुल इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग देयर रूल। और ये रिपोर्ट उनके जो थी उनको और ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट करने और कंट्रोल करने के लिए उनके रूल को जो है उन्होंने सबमिट करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं एक्सप्लेन रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स इन बंगाल। क्यों परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था वो फेल हो गया था? तो रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वर एज फॉलोज। क्यों? द अर्ली रेवेन्यू डिमांड्स वर फिक्स्ड बाय द कंपनी वेरी हाई। तो आपको याद है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में इन्होंने क्या करा? इन्होंने इनिशियल रेवेन्यू जो था वो बहुत ज़्यादा ना हाई रख दिया। ठीक है, हाई रेवेन्यू इन्होंने फिक्स कर दिया क्योंकि इन्हें क्या लगा कि अगर अभी हम जो है फिक्स करेंगे एक रेवेन्यू और अगर हमने लो फिक्स कर दिया रेवेन्यू तो आगे के समय में जब प्राइस राइज होगा और एक्सपेंशन होगा सभी के सभी प्रोडक्शन का, तब तो हमारा रेवेन्यू लो ही होगा, तो हमें लॉस होगा। तो ये इतने लालची थे, इन्होंने स्टार्टिंग के समय में जब एग्रीकल्चर में प्रॉफिट भी नहीं था इतना, तब इन्होंने रेवेन्यू हाई फिक्स कर दिया। तो फिर रेवेन्यू पे ही नहीं कर पा रहे थे राइट जमींदार्स को एंड जमींदार्स आगे। ओके, तो इस वजह से ये सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया था। तो द अर्ली रेवेन्यू डिमांड्स फिक्स्ड बाय द कंपनी वाज वेरी हाई और उस समय पे द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर डिप्रेस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर राइट्स टू पे देयर ड्यूज टू जमींदार्स। Revenue was fixed permanently. British expected that zamindar would work for agriculture reform, but they ignored. The revenue was invariable regardless of the harvest and had to be paid punctually. इन्होंने क्या करा कि जो है हार्वेस्ट कैसा भी हो तुम्हारा, हमें तो रेगुलरली चाहिए अपना क्या रेवेन्यू, तो वो तो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाया ना, वो फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, हु वर पहाड़ीज, व्हाट वाज देयर लाइवलीहुड। तो पहाड़ीज वर द हिल फोक। ओके, They lived around राजमहल हिल्स subsisting on forest produce। ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए कराए थे जिससे आप आगे बाकी के क्वेश्चन को सबको रिलेट कर पाओ। तो अभी हमने पढ़ा ना वो क्या करते थे, देवर हंटर गैदरर्स, देवर सिल्कवॉर्म रेयरर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो फॉरेस्ट में ड्वेल करते थे एंड फॉरेस्ट से ही अपनी लाइवलीहुड कलेक्ट करते थे। ठीक है, दे क्लियर्ड द पैचेस ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग बुशेस एंड बर्निंग अंडरग्रोथ ऑन द पैचेस एंशाइंड बाय पोटाश फ्रॉम द एश द पहाड़ीज ग्रू अ वेराइटी ऑफ पल्सेस मिलेट्स फॉर कंजम्पशन। ठीक है, और वहीं पे वो जो है खाद बना के ना उसी को जला के
जो वहाँ पे मिट्टी होती थी उसको जला के ये लोग क्या करते थे, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन करके ना ये अपने लिए जो है मिलेट्स और पल्सेस को उगा लेते थे अपने कंजम्पशन के लिए। बट आगे चल के क्या होता है आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द बैटल बिटवीन द हो एंड प्लो वॉज अ लॉन्ग वन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सांथाल्स एंड पहाड़ीज ऑफ द राजमहल हिल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो ये एक गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो एंड प्लो की बैटल। तो इसको ज़रा अच्छे से देख लीजिए, तो इसको पूरा हमें एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो सांथाल्स केम टू बंगाल अराउंड 1780 एंड जमींदार हायर्स देम टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपैंड कल्टिवेशन। ब्रिटिश इन्वाइटेड सांथाल्स टू सेटल इन जंगल महल when they failed to subdue Paharis. ठीक है, the Paharis refused to cut the forest, resist touching to plow and continued to be turbulent. On the other hand, Santhals appear to be ideal settlers, clearing the forest and plowing the land with vigor. तो Santhals ने प्लॉइंग करना स्टार्ट कर दिया। सांथाल सेटलमेंट एंड कल्टिवेशन ग्रेजुअली एक्सपैंडेड एंड पहाड़ीज वर फोर्स्ड टू विड्रॉ डीपर इनटू द हिल्स एंड वर कन्फाइंड इनटू द ड्राई इंटीरियर एंड टू द मोर बैरन एंड रॉकी अपर हिल्स। तो सांथाल सेटलमेंट इंक्रीज होती रही और वहीं पे पहाड़ीज को जो है डीप हिल्स में जाके सेटल होना पड़ा, जहाँ पे बिल्कुल ही बैरन लैंड हुआ करता था। दिस सीवियरली अफेक्टेड देयर लाइव्स, यानी कि पहाड़ीज की लाइफ को बहुत इफेक्ट हुआ इससे, इम्प्रूविंग देयर लॉन्ग टर्म। If Pahari life was symbolized by hoe, which they used for shifting cultivation, the Santhals' lives represented the power of the plow. The battle between the hoe and plow was a very long one. ठीक है, तो सांथाल्स को कहाँ पे उन्होंने सेटल कर दिया था? दामिनी को, में पता है ना आपको, वही। तो ये हो गई हमारा पूरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट डेमार्केशन ऑफ दामिनी को on the life of the Santhals. So the Santhals were given a land and persuaded to settle in the foothills of Rajmahal Hills. By 1832, a large area of land was demarcated as Daminiko. This was declared to the land of Santhals. They were to live within the practice plough agriculture and become settled peasants. उनको क्या करना था? उन्हें plough agriculture करना था और वहाँ पे peasants बन जाता था। Enclosed with both pillars, it was separated from the world of settled agriculture and the Paharis of hill. After demarcation of Daminiko, Santhal settlement expanded rapidly. Question: when was the sunset? Next question: what was the sunset law? So if the payment was not paid before the sunset of the fixed date, the land will be confiscated. Next question: how the life of the Paharis got affected when the Santhal settled on the peripheries of the Rajmahal hill? जब Santhal settle हो गए Rajmahal hill के peripheries पे, तो Paharis की life कैसे affect हुई? तो when the Santhal settled on the peripheries of the Rajmahal hill, the Paharis resisted but were ultimately forced to withdraw deeper into the hills. But उन्होंने starting में तो उसको जो है एक तरीके से रिफ्यूज़ करा और लड़े वो, बट बाद में उन्हें हिल के डीपर साइड्स पे जाके सेटल होना पड़ा। Restricted from moving down to the lower hills and valleys, they were confined to the dry interior and to the more barren and rocky upper hills. और उनको अलाउड नहीं था कि वो हिल के नीचे वाले साइड पे जाएं, और वो बिल्कुल ही बंद गए थे कहाँ पे? उस जगह में जहाँ बहुत ही सूखापन था, ड्राई था। ठीक है, बेसिकली उनको नीचे जाना अलाउड नहीं था हिल के नीचे साइड पे जहाँ पे बहुत सारा वेजिटेशन था, और उनको जो ड्राई एरिया था वहाँ रहना पड़ा था। दिस सीवियरली अफेक्टेड देयर लाइव्स, इम्प्रूविंग देम लॉन्ग टर्म। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी टू मूव टू द न्यूअर एंड न्यूअर लैंड। अब वो लोग तो स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे उन्हें बार बार नए लैंड पे जाना पड़ता था, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, बट वो इतना वहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा था। व्हेन द फॉरेस्ट ऑफ द रीजन वर क्लियर्ड फॉर द कल्टिवेशन, द हंटर्स अमंग्स देम ऑल्सो फेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ द राजमहल हिल। ठीक है, पहाड़ीज। तो पहाड़ीज लिव्ड अराउंड द राजमहल हिल, सबसिस्टिंग ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसिंग shifting cultivation. They cleared patches of forest by cutting bushes, burning out undergrowth and etc. etc. Okay guys, so now let's see some long question. अब हम long question discuss करेंगे। तो पहला long question है, what changes Lord Cornwallis brought in the revenue policy of Bengal? ठीक है, तो इसको हम कैसे, ये important question है। Lord Charles Cornwallis was the commander of the British forces during the American War of Independence. Later on, he became the Governor General of Bengal. In 1793, he introduced the policy of permanent settlement. Under this arrangement, the revenue to be paid by a zamindar was already fixed. Okay, it was a kind of a contract to pay the fixed revenue to the state. In fact, the zamindar did not owe the land and collected revenue from the तालुकदार्स and paid it to the state. तो पहले आपने explain कर दिया permanent revenue system। ठीक है, the permanent settlement system yielded the following good result। और फिर हम permanent system के merits and demerits जो है वो बता देंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ गुड रिजल्ट्स देख लेते हैं। इफ़ परमानेंटली फिक्स द रेट्स ऑफ रेवेन्यूज, इट इंश्योर्ड अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम टू द स्टेट। तो परमानेंटली फिक्स रेवेन्यू था, तो गुड रिजल्ट तो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के लिए ही थे, उन्हें रेगुलर फ्लो मिल रहा था इनकम का।
ठीक है. It enabled entrepreneurs to earn profit. It led to emergence of a new class of yeoman farmers and the rich landlords. तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक नई क्लास emerge हो गई rich landlords की. It brought improvement in agriculture by encouraging investment in agriculture. It developed not only agriculture but also trade and revenue resources. Several villages were put under the control of zamindars who collected rent from these villages and paid the revenue to the East India Company. It ensured the sense of security in the zamindars. ठीक है, अब देखते हैं इसके ईवल इफेक्ट्स. इसके ईवल इफेक्ट्स गाइस बहुत सारे थे. ठीक है, ईवल इफेक्ट्स. This policy adversely affected the condition of the farmers. It is evident from the following points. Sometimes the riot found it difficult to pay the dues to the zamindar. बहुत मुश्किल हो जाता था रेवेन्यू पे करना. The revenue was invariable. बिल्कुल सही नहीं था रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा फिक्स कर दिया था. The sunset law was not appreciated by the zamindars. Under it, if a zamindar did not make payment by sunset of the specified date, his land was auctioned. अगर कोई ज़मींदार जो है स्पेसिफाइड डेट पे जो है जो उसको गिवन होती थी, अगर नहीं पे कर पाएगा अपने ड्यूज़ तो उसका लैंड ऑक्शन हो जाता था. इट लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द राइट्स. रेंट कलेक्शन वॉज पेरिनियल प्रॉब्लम स्पेशली व्हेन द हार्वेस्ट वॉज लो. और रेंट कलेक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था. अगर हार्वेस्ट लो है तो पैसे नहीं है फार्मर पे और तब भी ये डिमांड करे, इतना हाई रेवेन्यू फिक्स कर दिया है. रेंट कलेक्शन, ओके. इन ब्रीफ द पर्पस ऑफ Charles Cornwallis introduced permanent settlement system was to improve the condition of farmer. Did not yield any good result. इस पॉलिसी का कोई गुड रिजल्ट नहीं था. Only a few rich zamindars benefited. सिर्फ रिच ज़मींदार कोई बेनिफिट हुआ from it, but most of the peasants suffered losses and went under debt. But सभी के सभी जो peasant थे उन्हें बहुत लॉस हुआ और वो डेट में चले गए. The government also suffered losses in revenue. गवर्नमेंट को भी लॉस हुआ. तो ये हो गया हमारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट, हाउ डिड जमींदार्स ऑफ बंगाल सक्सीडेड टू सेव देयर जमींदारीज ड्यूरिंग ऑक्शन. ऑक्शन के टाइम पे वो अपनी ज़मीनों को कैसे बचाते थे. तो जैसे कि हमने देखा था कि उनके ही घर का कोई सर्वेंट वगैरह उनकी जगह पे जो है खरीदने के लिए चला जाता था. ठीक है, तो न्यूमरस परचेजेस केम टू ऑक्शन एंड स्टेट वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर. हाईएस्ट बिडर को वो बिक जाती थी. मेनी ऑफ द परचेजर्स टर्न्ड आउट टू बी सर्वेंट एंड एजेंट ऑफ द राजास हु हैड बॉट लैंड on the behalf of their masters. Over 95% of the sale was fictitious. The Raja's estate had been publicly sold, but he remained in the control of the जमींदार. करते रहिए. When people from outside the जमींदारी bought an estate, अगर कोई ज़मींदारी के आउटसाइड अगर एस्टेट को बॉट कर लेता था, खरीद लेता था, तो वो उसका पोजेशन नहीं ले पाते. कई बार तो रायत से उन्हें रेजिस्ट करते थे. Many राजास ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारीज टू हिज मदर सिंस कंपनी हैज़ डिक्रीड द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन कुड नॉट बी टेकन ओवर. कुछ राजास क्या करते थे कि अपना जो उनका ज़मीन होता था मदर के नाम पे कर देते थे, क्योंकि कंपनी ने डिक्लेयर करा था कि प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन को टेक ओवर नहीं किया जा सकता. बाय द अबव मेंशन मेथड्स राजा सक्सीडेड टू सेव देयर जमींदारीज ड्यूरिंग ऑक्शंस एट द ब्रिटिश टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. Okay guys, so let's see the next question. Who were Santals and why did they revolt against Britishers? Again an important question. So Santals tribals थे, आप पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. दामिनी को में जो रहते थे, the land to Santals stipulated that at least 1/10 of the area was to cleared and cultivated within 10 years. Cultivation expanded and increased volume of revenue flowed into the East India Company. बहुत सारा revenue मिला East India Company को. The Santals soon found that the land they had bought under cultivation was slipping away from their hand. The state was levying heavy taxes on land that the Santhal cleared. बहुत ज़्यादा heavy taxes जो है state जो है लेने लग गई थी. मनी लेंडर्स जिनको देखूज बोला जाता था वर चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टेकिंग ओवर द लैंड व्हेन द लैंड डेप्ट रिमेन अनपेड. जमींदार्स वर असर्टिंग कंट्रोल ओवर दामिन एरिया. दामिन एरिया के ऊपर जमींदार धीरे धीरे कंट्रोल करने लगे थे. तो बाय 1850 सांथाल्स को लगा कि अब टाइम आ गया कि हम रिबेल करें अगेंस्ट जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड कॉलोनियल स्टेट. तो सिद्धू मांझी कान्हू वर रिवोल्ट लीडर्स ऑफ द सांथाल कम्युनिटी एंड उन्होंने रिवोल्ट करा. रिवोल्ट बिगेन इन 1855 एंड सांथाल अटैक्ड ऑन ब्रिटिशर्स, दिकूज एंड द मनी लेंडर्स एंड किल्ड सो मेनी ब्रिटिशर्स. बट ब्रिटिशर्स क्रश कर देते हैं इस रिवोल्ट को बाय ब्रूटली किलिंग, हैंगिंग सांथाल लीडर्स एंड सांथाल पीपल. एंड इन 1856 सांथाल प्रांगण वॉज क्रिएटेड, carving out 5,500 square miles from the district of Bhagalpur and Birbhum. ठीक है. Next question. What were the steps taken by British East India Company to control the जमींदार्स? तो ज़मींदार को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप लिए गए थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी took the following steps. The zamindars troops were disbanded and custom duties were abolished. Their courts brought under the supervision of collector appointed by the companies. The power to deliver local judgment was also taken away from the zamindars. In fact, zamindars held their control and leadership through local courts and other panchayats. They lost their power to organize local police. Over time, the collectors
emerged as an alternative center of authority. Several districting what जमींदार could, तो जमींदार की काफ़ी सारी पावर छीन ली इन्होंने. इन केस राजा यानी कि अगर कोई पावरफुल जमींदार फेल हो जाता था लैंड रेवेन्यू पे करने में, तो उस समय पे ये क्या कर देते थे, अपना कोई एक इंचार्ज उस डिस्ट्रिक्ट में भेज देते थे वहाँ की अथॉरिटी टेक ओवर करने के लिए. सम ऑफ द स्कॉलर्स बिलीव दैट सम ट्रबल क्रिएटर्स वर ऑल्सो यूज एज अ टूल टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ राजास, यानी कि ज़मींदार की जो पावरफुल ज़मींदार से उनकी इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये अपनी तरफ से कुछ ट्रबल क्रिएटर्स यूज़ करते थे. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ज़मींदार डिस्पैच देयर कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू यानी कि आमला, some naughty people used to create problems for zamindars. Some riots and village headmen, jotdars and mandals were only too happy to see zamindars in trouble. And in fact कई सारे riots jotdars भी खुश होते हैं ज़मींदार को ट्रबल में देखे. ज़मींदार could therefore not easily assert his power over them. Okay, तो ये आपने देख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जोतदार्स inevitably weakened ज़मींदार्स in Bengal by the end of the 18th century. कैसे जोतदार वीक कर देते हैं ज़मींदार्स को, ये पढ़िए. The point given below describes how Jotdars weakened the power of the zamindars in Bengal by the end of the 18th century. पहला 18th century में when many zamindars were facing a crisis, a group known as Jotdar were consolidating their position in the villages. जब बहुत ज़्यादा ज़मींदार क्राइसिस फेस कर रहे थे तब अमीर वाले पीजेंट्स जो है वो इमर्ज हो रहे थे जिनको बोला गया जोतदार्स. अनलाइक ज़मींदार, जोतदार लिव्स इन विलेज और उनकी बहुत गुड इन्फ्लुएंस थी. जोतदार्स ने बहुत सारा लैंड एक्वायर कर लिया था. दे हैड कंट्रोल लोकल ट्रेड, मनी लेंडिंग एंड एक्सरसाइज इमर्जिंग पावर ओवर द पुअर cultivators, and their land was cultivated through the sharecroppers. They fiercely resisted the effect of zamindars to increase the jama of the village, prevented zamindar official from executing their duties. They deliberately delayed payments of revenue to zamindars. In fact, when the estates of zamindars were auctioned, जब zamindars की auction करी जाती थी ज़मीन, अगर वो फेल करते थे रेवेन्यू पे करने में तो जोतदार जाके उनकी ज़मीन खरीद लेते थे. This made जोतदार्स वेरी पावरफुल इन द नॉर्थ बंगाल. ओके गाइज, तो विद दिस हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लिए हैं. अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इस चैप्टर के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे. ऐसे ही मैंने आपको सभी चैप्टर के जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको पढ़ा दिया है, जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर कर लिया अपने एग्जाम के लिए. एंड बाकी गाइस एक बार चैप्टर पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, तो अगर अभी भी आपने कोई चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 हिस्ट्री की प्लेलिस्ट गिवन है. बिफोर योर एग्जाम स्पीड तेज करके सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर समझाती हूँ तो आपको पूरा चैप्टर का जो पूरा का पूरा चैप्टर गाइस आपके यहाँ दिमाग में फिट हो जाएगा. ठीक है, जब आपको पता होगा चैप्टर में क्या और आप इजीली एक एक आंसर बना के लिख सकते हैं. ठीक है, तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में.